नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और कक्षा 11 की पुस्तक का जो हम अध्ययन कर रहे थे उसी क्रम में हम आज देखने वाले हैं पाठ 3, जिसमें राजस्थान की लोक कलाएं हम पढ़ रहे थे, जो कि RAS, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो कि राज्य स्तर पर होने वाले होते हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान कला और संस्कृति टॉपिक लगा हुआ होता है, उसमें इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं लोक वाद्य यंत्रों का, जिससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रमुख लोकवाद्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले राजस्थान में लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्यों का प्रचलन संभवतः सैकड़ों वर्षों से है। बिना वाद्य के संगीत सुना है। प्राचीन काल से ही वाद्य यंत्रों का संबंध देवी देवताओं के साथ स्थापित किया जाता रहा, जैसे कृष्ण के साथ बांसुरी, सरस्वती के साथ वीणा, शिव के साथ डमरू, नारद के साथ एकतारा। इस प्रकार से हमारे लिए यह उचित होगा कि हम राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में सुदीर्घ काल से प्रचलित वाद्य यंत्रों का परिचय प्राप्त करें। तो देखिए, अलगोजा, जो कि हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, यह बांसुरी की तरह होता है। यह बांस, पीतल और अन्य किसी धातु से बनाया जा सकता है। अलगोजा में स्वरों के लिए 6 छेद होते हैं। इनकी दूरी स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित होती है। वादक दो अलगोजे अपने मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। एक अलगोजे पर स्वर कायम रहते हैं और दूसरे पर स्वर बजाए जाते हैं। जयपुर के पदमपुरा गांव के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं। अलगोजा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से बजाया जाता है। अलगोजा को वीर तेजाजी की जीवन गाथा, डिग्गीपुरी का राजा, ढोला मारू नृत्य, चक्का भवाई नृत्य में भी बजाया जाता है। इसका प्रयोग भील और कालबेलिया जातियाँ अधिक करती है। एकतारा गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से इनकी संरचना से संबंधित प्रश्न भी आजकल पूछे जाता है। तो एकतारा होता क्या है? गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। तुम्बे का एक हिस्सा काटकर इसे बकरे के चमड़े से मढ़कर निर्मित किया जाता है। बांस पर 2 खूंटियाँ होती है, जिन पर ऊपर नीचे 2 तार बंधे रहते हैं। इसका वादन तार पर उंगली से ऊपर नीचे किया जाता है। इसको कालबेलिया, नाथ, साधु, सन्यासी आदि बजाते हैं। कामायचा जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य है। यह सारंगी के समान होता है। इसकी तबली चौड़ी व गोल होती है। तबली पर चमड़ा मंडा जाता है। कामायचा की ध्वनि में भारीपन और गूंज होती है। इसका प्रयोग मुस्लिम शेख अधिक करते हैं, जिन्हें मांगनियार कहा जाता है। खड़ताल शब्द करताल से बना है। बाड़मेर क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार सद्दीक खां खड़ताल बजाने में दक्ष है। इन्हें खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। खड़ताल केर और बबूल की लकड़ी से बना होता है। इसमें 2 लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पतली पीतल की छोटी छोटी तश्तरियाँ लगी रहती है। खड़ताल को एकतारा से बजाया जाता है। भक्तजनों व साधु संतों द्वारा खड़ताल का प्रयोग किया जाता है। चंग शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो लकड़ी के गोल घेरे के रूप में होता है। चंग में एक तरफ बकरे की खाल होती है, जिसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। चंग की कालबेलिया जाति के व्यक्ति बजाते हैं। जंतर वीणा के प्रारंभिक रूप जैसा है। इसके 2 तुम्बे होते हैं, जिसमें डांड बांस की बनी होती हैं। इसमें मगर की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाते हैं। इसके पर्दों के ऊपर 5 या 6 तार लगे होते हैं, जिन्हें हाथ की अंगुली व अंगूठे से बजाते हैं। इसे खड़े होकर गले में लटकाकर बजाते हैं। इसका बगड़ावतों की कथा कहने वाले भोपे प्रयोग करते हैं। इसके चित्र पर्दे को चित्रित कर संगत के साथ गाकर कहानी कहते हैं। इसे लोक देवता देवनारायण जी के भजन व गीत गाते समय प्रयोग करते हैं। इसका प्रचलन मेवाड़ क्षेत्र में अधिक है। झांझ, यह शेखावटी का प्रसिद्ध वाद्य है। इसका आकार मंजीरे से बड़ा होता है। इसे कच्ची घोड़ी नृत्य में ताशे के साथ बजाते हैं। ढोल, राजस्थानी लोक वाद्यों में ढोल महत्वपूर्ण है। इसे लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों ओर चमड़ा मंडा होता है। ढोल पर लगी रस्सी को कड़ियों के सहारे खींचकर कसा जाता है। वादक ढोल को अपने गले में लटकाकर लकड़ी के डंडे से बजाता है। इसे मांगलिक अवसरों पर अधिक बजाते हैं। भीलों के घेर नृत्य, शेखावटी
के कच्ची घोड़ी नृत्य और जालोर के ढोल नृत्य में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तंदूरा 4 तार का होता है, इसे चौतारा भी कहा जाता है। इसका निर्माण लकड़ी से होता है। इसके साथ मंजीरा, करताल, चिमटा आदि वाद्य बजाए जाते हैं। इसका रामदेव जी के भोपे और कामड़ जाति के लोग अधिक प्रयोग करते हैं। ताशा तांबे की चपटी परत पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बांस की खपच्चियों से बजाया जाता है। इसे मुसलमान लोग अधिक बजाते हैं। नगाड़ा 2 प्रकार का होता है, छोटा और बड़ा। लोक नाट्यों में नगाड़े के साथ शहनाई बजाई जाती है। लोक नृत्यों में नगाड़ा की संगत के बिना रंगत नहीं आती। यह युद्ध के समय अधिक बजाया जाता था। पुंगी घिया तुम्बे की बनी होती है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला और नीचे का हिस्सा गोल होता है। तुम्बे के निचले गोल हिस्से से 2 नलियां लगाई जाती है। इन नलियों में स्वरों के छेद होते हैं, जिनमें एक नली में स्वर कायम तथा दूसरी में स्वर निकाले जाते हैं। यह कालबेलियों और आदिवासी भील जातियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। भपंग मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य है। इसका आकार डमरूनुमा होता है, जिसको एक चमड़े से मंडते हैं, दूसरी ओर उसे खुला छोड़ दिया जाता है। इसे चमड़े में छेद कर तार की एक खूंटी से बांध देते हैं। वर्तमान में इसे प्लास्टिक के तंतु से बनाते हैं। इसे कांख में दबाकर बजाते हैं। इसमें तान को ढीला करके विभिन्न ध्वनियाँ निकालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जहूर खां मेवाती इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। मंजीरा डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। पीतल व कांसे की मिश्रित धातु का गोलाकार रूप होता है। 2 मंजीरों को आपस में घर्षित करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। निर्गुण भजन और होली के गीत के साथ, तंदूरे व इकतारे के साथ भी इसे बजाया जाता है। रामदेव जी के भोपे, कामड़ जाति और 13 ताली नृत्य में मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। मशक चमड़े की सिलाई कर इसे बनाया जाता है। इसमें एक और मुंह से हवा भरी जाती है और दूसरी ओर नली के छेदों से स्वर निकाले जाते हैं। वादक एक और मुंह से हवा भरता है और दूसरी ओर दोनों हाथ की उंगलियों से स्वर निकालता है। इसकी ध्वनि पुंगी की तरह होती है। इसका प्रयोग भेरू जी के भोपे अधिक करते हैं। मांदल की आकृति मृदंग के समान होती है, जो मिट्टी से निर्मित होता है। इसे हिरण या बकरे की खाल से मढ़ा जाता है। मांदल का एक मुंह छोटा और दूसरा मुंह बड़ा होता है। इसे मढ़ी खाल पर जौ का आटा चिपकाकर बजाया जाता है और साथ में थाली भी बजाई जाती है। भील गौरी नृत्य में इसको बजाते हैं। रावण हत्ता भोपों का मुख्य वाद्य यह है। बाबूजी की फड़ बांधते समय रावण हत्ता यंत्र जो वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा गया है कि बाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ होता है, तो रावण हत्ता। बनावट में यह बिल्कुल सरल किंतु स्वर में बहुत अधिक सुरीला होता है। इसे बनाने में नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है, जो बांस के साथ लगी होती है। बांस में जगह जगह पर खूंटियाँ लगा दी जाती है, जिनमें तार बंधे होते हैं। यह वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है। रावण हत्ता को ढप भी कहा जाता है। शहनाई शीशम या सागवान की लकड़ी से बनी होती है। यह आकार में चिलम के समान होती है। इसमें 8 छेद होते हैं। इसका पत्ता ताड़ के पत्ते से बना होता है। शहनाई को बजाने के लिए निरंतर नाक से श्वास लेना पड़ता है। यह मांगलिक अवसरों पर विशेष रूप से बजाई जाती है। कभी कभी लोक नाट्यों के साथ भी बजाई जाती है। मांगी बाई मेवाड़ की प्रसिद्ध शहनाई वादिका एवं मांड गायिका है। मांगी बाई। सारंगी बाड़मेर और जैसलमेर जो क्षेत्र है वहाँ की लंगा जाति द्वारा सारंगी का प्रयोग किया जाता है। सारंगी तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। यह सागवान, तून, केर या रोहिड़े की लकड़ी से बनाई जाती है। इसमें 27 तार होते हैं तथा ऊपर की तांतें जो बकरे की आंतों से बने होते हैं। ऊपर के जो तार होते हैं वो बकरे की आंतों से बने होते हैं। इसका वादन गज से होता है, जो घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित होता है। इसे बिरोजा पर घिसकर बजाने पर ही तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तृहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। मिरासी, लंगा, जोगी, मांगणियार आदि राजस्थानी कलाकार सारंगी के साथ ही गाते हैं। लोक संगीत जन समुदाय के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर के लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिएगा। लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
महात्मा गांधी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। राजस्थान के विशिष्ट एवं विविध भौगोलिक परिवेश ने इस प्रदेश के लोक जीवन को सतरंगी स्वरूप प्रदान किया है। मध्यकाल में राजपूत राजाओं के संरक्षण में लोक कलाओं का निरंतर विकास होता रहा। लोक संगीत ने यहाँ लोक जीवन के सामाजिक व नैतिक आदर्शों, इतिहास के लोक नायकों, धार्मिक जीवन के नानाविध अंगों, विश्वासों, मूल्यों आदि का प्रकटीकरण देखा जा सकता है। जीवन का शायद ही प्रसंग होगा जिससे संबंधित लोकगीत यहाँ उपलब्ध ना हो। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है, जिन्हें विभिन्न अवसरों पर, अनुष्ठानों पर सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्यों की संगति इसके माधुर्य की वृद्धि करती है। कभी गीत के भावों का नृत्य द्वारा साकार किया जाता है, कई बार शासक अथवा प्रश्रयदाता की प्रशस्ति में भी गीत रचे गए। इसमें जातियों के व्यावसायिक दृष्टि से गीत रचने एवं गाने में विशिष्ट दक्षता प्राप्त कर ली है। राजस्थान में लोक संगीत में राग, सोरठ, देश आदि का प्रयोग हुआ है। तालों में दादरा, रूपक, कहरवा ही अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि लोक गीतों में रागों का पूर्ण दिग्दर्शन नहीं हो पाता, फिर भी इनकी प्रस्तुति में अद्भुत लयात्मकता होती है। लोकगीत कई विषयों से संबंधित है, जैसे संस्कार, त्योहार, पर्व, ऋतु, देवी देवता इत्यादि। संस्कारों में ज़्यादातर गर्भधारण, जन्म, विवाह, विशिष्ट मेहमानों के विशेष अवसर पर पधारना आदि को शामिल किया जा सकता है। पाणी ग्रहण संस्कार पर भी सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन की प्रेमाकांक्षा की व्यंजना बना बनी के गीतों में मिलती है। वर निकासी के समय गुड़चड़ी अर्थात जिसे घोड़ी कहते हैं, उसकी जो रस्म होती है उसे राजस्थान में लोकगीतों के माध्यम से सुंदर अभिव्यक्ति दी गई है। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जला गीतों को देखने जला गीतों में देखने को मिलता है। तो जला गीत कब गाया जाता है? जब वर की बारात का डेरा देखने जाते समय स्त्रियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे जला गीत कहते हैं। और एक होता है जलवा गीत, जो कि शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। परिवार में बालक के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को जच्चा गीत कहते हैं। इनमें साधारणतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, राखी, मकर संक्रांति, दीपावली आदि के अवसर पर भी अनेक गीत गाए जाते हैं। गणगौर और तीज राजस्थान के विशेष पर्व है और अत्यधिक उल्लास और उमंग से मनाए जाते हैं। गणगौर का पर्व होलिका दहन के पश्चात चैत्र मास के 16 दिन तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। तो चैत्र जो शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है उस दिन गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। लड़कियां प्रातः काल की वेला में जलाशय से जल भरकर लाती हैं और जल एवं फूलों से गणगौर की पूजा करके अपने भावी जीवन में सुख सौंदर्य की कामना करती है। और जब ये जल और फूलों से कलश को सजाकर लेकर आती है तब उस समय भी कुछ गीत गाए जाते हैं। उन गीतों को सेवरा गीत कहा जाता है। सेवरा गौर पार्वती का ही रूप है, जिसे पूजकर सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना करती है। गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है। खेलन दो गणगौर भवर माने, खेलन दो गिणगौर, मारी सखिया जोवे बाट हो भवर माने, खेलन दो गिणगौर। गणगौर व तीज के समय घूमर नृत्य राजस्थान की पहचान बन गया है। रंग बिरंगे लहरियों से सुसज्जित स्त्रियों का घूमर नृत्य देखते ही बनता है। इस प्रकार मारी घूमर छे नखराली ए माँ गोरी घूमर रमवा में झांसियाँ, तो ये एक प्रमुख राजस्थानी घूमर नृत्य है और उसके साथ में घूमर गीत गाया जाता है। शेखावटी एवं बीकानेर क्षेत्र के होलिका उत्सव के गीत अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। गींदड़ एवं गेर नृत्यों के साथ होलिका उत्सव में गीत गाया जाना सर्वविदित है। लोक देवी देवताओं में तेजाजी, देवजी, पाबूजी, गोगाजी आदि ऐसे ऐतिहासिक वीर पुरुष माने जाते हैं जिन्होंने परमार्थ के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अतः उनके गुणगान करते हुए अनेक भजन गीत तन्मयता से गाए जाते हैं।
मीरा के भजनों की लोकप्रियता से सभी परिचित हैं। भरतपुर क्षेत्र में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं के गान और करौली क्षेत्र में केला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत लोकप्रिय है। लोकगीतों के संबंध में यह खोजपरक तथ्य है कि इन गेय पदों को अनपढ़ ग्राम्य जन भी ज्ञान के गूढ़ रहस्यों एवं गीत में समाहित संगीत लहरियों को सहज ही हृदयंगम कर लेता है। स्वर, ताल और लय में बद्ध होकर लोक संगीत की धुनें मिलन, विरह, हास्य, व्यंग्य, रोष, भय, घृणा, प्रेम, राग, वैराग्य, वीरता, भीरुता आदि सूक्ष्म मनोभाव की मनोलहरी अभिव्यक्ति करती है। लोक संगीत में पेशेवर जातियों के अंतर्गत लंगा जाति की विशिष्ट पहचान दूर दराज तक है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि जिलों में संबंध लंगा जाति के लोक नायक अपने पारंपरिक वाद्यों के साथ प्रस्तुति देते हैं तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सारंगी से मिलता जुलता वाद्य कामायचा लंगाओं का प्रमुख वाद्य है। लंगा मांड शैली में अपने गीतों की प्रस्तुति देते हैं। लंगाओं का निम्बूड़ा तो अब इनकी पहचान ही जुड़ गया है। स्वरों का सहज उतार चढ़ाव और ताल की गूढ़ शिक्षा इन कलाकारों की धरोहर है। राजस्थान में मांड गायन लोक संगीत की पहचान है। मांड शैली की सुविख्यात लोक नायिका पद्मश्री अल्लाह जिला बहाई की आवाज़ से गूंजा पधारो मार देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। लोक संगीत की अन्य पेशेवर जातियों में ढाली, मिरासी, क्षमा कीजिएगा, ढोली, मिरासी, भोपा, जोगी, भवई, मांगणियार, रावल, कंजर आदि प्रमुख हैं। संगीत द्वारा जीविकोपार्जन का उद्देश्य होने के कारण ही इन जातियों ने अपने गीतों को आकर्षक रूप प्रदान किया। शास्त्रीय संगीत की भांति इन पेशेवर गायकों के गायन में स्थायी व अंतरों का स्वरूप नहीं दिखाई देता है, बल्कि ख्याल और झूमरी की तरह अन्य छोटी छोटी तानों, मुर्कियों और विशेष झटकों से भी सजाया जाता है। स्वर माधुर्य के कारण राजस्थान के लोक संगीत एवं लोक वाद्यों का प्रयोग फिल्मी जगत एवं छोटे पर्दे के कार्यक्रमों में भी देखने को मिलता है। हस्तशिल्प, राजस्थान में मानव सभ्यता के काल से ही हस्तशिल्प के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के कलात्मक स्तंभ भी शामिल है। मानव की विकास की यात्रा के साथ ही राजस्थान में हस्तशिल्प फला फूला। इतना ही नहीं, अपने बहुविविध स्वरूप के कारण राजस्थान की हस्तशिल्प का संग्रहालय कहा जा सकता है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों जैसे कालीबंगा, आहड़ आदि के पुरातात्विक अवशेषों के तत्कालीन हस्तशिल्प जैसे मिट्टी की चूड़ियाँ, पॉलिश किए गए चमकदार बर्तन, औजार, वस्त्राभूषण आदि पर जब प्रकाश पड़ता है, आज राजस्थान के हस्तशिल्प ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर लिया है। राजस्थान की बुनाई, छपाई, रंगाई, जवाहरात की कटाई, मीनाकारी, आभूषण निर्माण, बंदेज, गलीचा एवं नमदा की बुनाई, संगमरमर, हाथीदांत, चंदन, लाख व काष्ठ के कलात्मक कार्य, चीनी मिट्टी का काम, धातु की कारीगरी, चमड़े की जूतियाँ व थैले, पुस्तकों पर कलात्मक लेखन, चूड़ियाँ निर्माण कार्य, टेराकोटा मिट्टी से बने वस्तुएं जिससे मूर्तियाँ, बर्तन इत्यादि प्रसिद्ध है। राजस्थान के प्रचलित हस्तशिल्पों में जो प्रमुख है उनका परिचय इस प्रकार से है। मसूरिया साड़ी, कोटा से 15 किलोमीटर दूर बुनकरों का एक गांव है केथून। केथून के बुनकरों ने चौकोर बुनाई जाने वाली साड़ी अनेक रंगों एवं आकर्षक डिजाइनों में बुना है। सूती धागे के साथ रेशमी धागे और जरी का प्रयोग करके साड़ी की अलग ही डिज़ाइन बनाई। साड़ी का काम बुनकर अपने घर में खड्डी लगाकर करते हैं। पहले सूत का ताना बुना जाता है, फिर सूत या रेशम को चरखे पर लपेटकर लच्छियाँ बनाई जाती हैं। धागे को लकड़ियों की गिल्लियों पर लपेटा जाता है, फिर ताना बाना डालकर बुनने का काम किया जाता है। वर्तमान में कोटा डोरिया की साड़ी का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। गलीचे और दरिया, जयपुर और टोंक का गलीचा उद्योग बहुत अधिक प्रसिद्ध है। सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लूम पर गलीचे की बुनाई की जाती है। बुनाई में जितना बारीक धागा और गांठें होती हैं, गलीचा उतना ही खूबसूरत और मजबूत होता है। जयपुर के गलीचे गहरे रंग, डिज़ाइन और शिल्प कौशल की दृष्टि से प्रसिद्ध है। गलीचा महंगा होने के कारण आजकल दरियों का प्रचलन अधिक है। जयपुर और बीकानेर की जेलों में दरियां बनाई जाती है। जोधपुर, नागौर, टोंक, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, मालपुरा दरी निर्माण के प्रमुख केंद्र है। जोधपुर जिले के सालावास गांव की दरियां बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी, जयपुर से ब्लू पॉटरी निर्माण की शुरुआत हुई और इसका श्रेय महाराजा राम सिंह जो कि
1835 से 1880 तक का काल इनका रहा है। राम सिंह को है, इन्होंने चूड़ामन और कालू कुम्हार को पॉटरी का काम सीखने दिल्ली भेजा और प्रशिक्षित होने पर उन्होंने जयपुर में इस हुनर की शुरुआत की। बाद में कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई। ब्लू पॉटरी के निर्माण के लिए पहले बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। चित्रकारी कर इन पर एक विशेष घोल चढ़ाया जाता है। यह घोल हरा कांच, कथीर, सांजी, क्वार्ट्ज पाउडर और मुल्तानी मिट्टी से मिलकर बनाया जाता है। चित्रकारी का प्रारूप 2 बर्तनों पर पहले ही हाथ से बना लेते हैं, किंतु यदि लाइनें खींचनी हो तो चाक पर रखकर ही लाइनें खींची जाती हैं। ब्लू पॉटरी के रंगों में नीला, हरा, मटियाला और तांबाई रंग ही विशेष रूप से काम में लिया जाता है। बादले, जोधपुर में पानी भरने के बर्तन जो मेटल के बने, खास करके जस्ते के बने होते हैं, इन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है जो बादले कहलाते हैं। खूबसूरत रंगों और डिज़ाइनों में बने बादले बहुत ही आकर्षक होते हैं। टेराकोटा, पक्की मिट्टी की उपयोग करके मूर्तियां आदि बनाने की कला को टेराकोटा का नाम से जाना जाता है। लोक देवताओं की पूजा के साथ साथ मिट्टी के खिलौने व मूर्तियां बनाने का काम पूरे प्रदेश में वर्षों से चल रहा है। नाथद्वारा के पास स्थित मोलेला गांव इस कला का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इसी प्रकार हरजी गांव जो कि जालोर में है, हरजी गांव के जो कुम्हार हैं वो मामाजी के घोड़े बनाते हैं। मोलेला और हरजी दोनों ही स्थानों में कुम्हार मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें उच्च ताप पर पकाते हैं। जड़ाई, जयपुर कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नगों की कटाई व जड़ाई पर मुगल और राजपूत शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अधिकतर जड़ाई का काम मुस्लिम जाति के कारीगरों के हाथ में है और इनका कौशल प्रशंसनीय है। थेवा कला, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। तो देखिए थेवा कला क्या है? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। कांच पर सोने की अत्यंत बारीक, कमनीय और कलात्मक कारीगरी को थेवा कहा जाता है। इसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। थेवा के लिए चित्रकारी का ज्ञान आवश्यक होता है। अलग अलग रंगों के कांच पर सोने की चित्रकारी इस कला का आकर्षण है। थेवा कला में नारी श्रृंगार के आभूषण एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी थेवा कला में अलंकृत की जाती है। थेवा कला से बादले, जोधपुर के पानी भरने के बर्तन जो कि जस्ते के मेटल के बने होते हैं, इन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। ये बादले कहलाते हैं। खूबसूरत रंगों और डिज़ाइन में बने बादले बहुत ही आकर्षक होते हैं। टेराकोटा, पक्की मिट्टी का उपयोग करके मूर्तियां आदि बनाने की कला को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। लोक देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ मिट्टी के खिलौने व मूर्तियां बनाने का काम पूरे प्रदेश में वर्षों से चल रहा है। नाथद्वारा के पास स्थित मोलेला गाँव इस कला का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस प्रकार हरजी गाँव जो कि जालोर है, वहाँ के कुम्हार मामाजी के घोड़े बनाते हैं। मोलेला और हरजी दोनों ही स्थान पर कुम्हार गधे की लीद मिट्टी में मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं और उच्च ताप पर उन्हें पकाया जाता है। जड़ाई का काम जयपुर कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ नगों की कटाई व जड़ाई पर मुगल और राजपूत शैली का प्रभाव है। अधिकतर जड़ाई का काम मुस्लिम जाति के कारीगरों के हाथ में है और इनका कौशल प्रशंसनीय है। थेवा कला, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। कांच पर सोने की अत्यंत बारीक, कमनीय और कलात्मक कारीगरी को थेवा कहा जाता है। इसके रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। थेवा के लिए चित्रकारी का ज्ञान आवश्यक होता है। अलग अलग रंगों के कांच पर सोने की चित्रकारी इस कला का आकर्षण है। थेवा कला में नारी श्रृंगार के आभूषण और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी थेवा कला से अलंकृत की जाती है। थेवा कला से अलंकृत आभूषणों का मूल्य अधिक न होकर कलाकार की कला का मूल्य होता है। इस कला में सोना कम और मेहनत अधिक होती है। थेवा कला विश्व में केवल प्रतापगढ़ तक ही सीमित है और प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वह इस कला में सिद्धस्थ है और इस कला का ज्ञान केवल परिवार के द्वारा पुरुषों को ही दिया जाता है। यहाँ तक कि अपने घर में स्त्रियों और बेटियों को भी इस कला से अवगत नहीं कराया जाता। केवल पुरुषों को और आने वाली जो वंशज होते हैं, उनके जो पुरुष होते हैं, उन्हें ही इस कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। दाबू प्रिंट, चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई में जिस स्थान
पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। यहाँ लुगदी या लई जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है क्योंकि ये कपड़े के उस स्थान को दबा देता है जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है। सवाई माधोपुर में मोम का, बालोतरा में मिट्टी का तथा सांगानेर व बगरू में गेहूं के बींधन का दाबू लगाया जाता है। अकोला में, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, रंगाई छपाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां है। पानी, मिट्टी और वनस्पति जैसी आवश्यकताएं स्थानीय रूप से उपलब्ध है। अकोला के दाबू प्रिंट के बेडशीट, कपड़ा, चूंदड़ी व फेटियां देश विदेश में प्रसिद्ध है। चूंदड़ी तथा फेटियां ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे बहुत अधिक पसंद भी किया जाता है। बंदेज, जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है। मनपसंद रंगों के डिज़ाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर फिर रंगा जाता है। बंदेज खोलने पर तरह तरह के डिज़ाइन बन जाते हैं। यह कला बांधो और रंगो, टाई एंड डाई के नाम से भी प्रसिद्ध है। राज्य में अनेक प्रकार के बंदेज प्रचलित है। चुंदड़ी और साफे पर बंदेज का कार्य अधिक लोकप्रिय है। चित्तौड़ में जाजम की छपाई की जाती है जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ गाड़ियाँ, लोहारों के लिए घाघरे, ओढ़नी भी तैयार किए जाते हैं। गोटे का काम जयपुर, खंडेला, सीकर का प्रसिद्ध है और जरी के काम में भी जयपुर की अपनी अलग विशिष्ट पहचान है। उस्ता कला ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुन्नवत का काम उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। इस कला का विकास पद्मश्री से सम्मानित बीकानेर के हिस्सामुद्दीन उस्ता ने किया। उस्ता द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। ऊँट की खाल से बनी हुई कुप्पियों पर स्वर्ण दुर्लभ मीनाकारी का कलात्मक कार्य आकर्षक और मनमोहक है। शीशियों, कुप्पियों, आईनों, डिब्बों, मिट्टी की सुराहियों पर यह कला उकेरी जाती है। बीकानेर का केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान है। तो देखिए, एक फैक्ट तो ये हो गया कि कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, बीकानेर में, और यहाँ पर उस्ता कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मीनाकारी, ज्वेलरी पर मीनाकारी के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान रखता है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराज मानसिंह प्रथम 1589 से 1614 ईस्वी जिनका काल रहा है, इनके द्वारा लाहौर से लाई गई थी। परंपरागत रूप से सोने पर मीनाकारी के लिए काले, नीले, गहरे पीले, नारंगी और गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग बनाने में जयपुर के मीनाकार कुशल है। मीनाकारी का कार्य मूल्यवान, अर्धमूल्यवान रत्नों और सोने चांदी के आभूषणों पर किया जाता है। मीनाकारी में फूल, पत्ती, मोर आदि का अंकन प्राय किया जाता है। सोने के आभूषणों के अतिरिक्त चांदी के खिलौने व आभूषणों पर भी मीनाकारी की जाती है। नाथ द्वारा की भी मीनाकारी प्रसिद्ध है। कोटा के रेतवाली क्षेत्र में कांच पर विभिन्न रंगों से मीनाकारी का काम किया जाता है। बीकानेर और प्रतापगढ़ में भी यह काम दक्षता के साथ किया जाता है। लाख का काम सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर व इंद्रगढ़, बूंदी लकड़ी के खिलौने व अन्य वस्तुओं पर लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है। लाख से चूड़ियाँ, चूड़े, पशु पक्षी, पेंसिलें, पेन, कांच, जड़े, लाख के खिलौने, बिछियाँ आदि तैयार किए जाते हैं। रंगाई छपाई, सांगानेर में रंगाई छपाई का कार्य चुनरी, दुपट्टा, गमछा, साफा, जाजम, तकिया आदि पर किया जाता है। सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। कपड़े तैयार विभिन्न डिज़ाइनों में इनकी छपाई की जाती है। इन छपे वस्त्रों को नदी में धोया जाता है। सांगानेर के पास अमानी शाह के नाले से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी प्रिंट में प्राय काला और लाल दो ही रंग ज़्यादा काम आते हैं। सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुन्ना लाल गोयल को है। बगरू जयपुर की छपाई आजकल काफ़ी लोकप्रिय है। यह प्रिंट सांगानेरी प्रिंट की ही तरह है, परंतु सांगानेरी छापे में आंगन सफ़ेद होता है जबकि बगरू प्रिंट का आंगन हरापन लिए होता है। बगरू की छपाई में रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता है। बाड़मेर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट में अधिकांश लाल और नीले रंगों से छपाई का कार्य होता है। छपाई रंगाई की दृष्टि से महिलाओं के लिए जोधपुर की चुनरी तथा जयपुर का लेरिया विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है। अब देखिए कुछ प्रश्न है। गरासी जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गुडला, गेर, गवरी और वालर। तो ये वालर नृत्य गरासिया जनजातियों का है और जो बिना वाद्य यंत्रों के होता है। किस क्षेत्र की रम्मतें अधिक प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की रम्मतें बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तलवार की धार पर नाचना और कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? तो ये सभी विशेषताएं भवाई नृत्य के अंतर्गत देखी जाती हैं। जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? स्वांग, फड़, तमाशा, ख्याल। ऑप्शन ए स्वांग। भेरू जी के भोपे प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का
को बजाते हैं? मशक, भपंग, मंजीरा, मादल। तो इसका आप उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। यदि आपने पाठ को बहुत अच्छे से सुना है तो आपको इसका उत्तर अवश्य ही देना चाहिए। फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता, कामायचा, चिंकारा, अलगोजा। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का, और विशेषकर जब पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है तब। तो इस प्रकार से प्रश्न में बनता है कि पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? तो ये रावण हत्ता। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, कुशलगढ़, मांडलगढ़, वसंतगढ़। तो ऑप्शन ए प्रतापगढ़ की थेवा कला, और प्रतापगढ़ का भी सोनी परिवार। राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो जयपुर प्रसिद्ध है रत्न उद्योग के लिए। रम्मत क्या है? लोकनाट्य, लोकवाद्य, लोकगीत या लोकशिल्प? लोकनाट्य है। ब्लू पॉटरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़, जयपुर, बालोतरा, अकोला। तो ब्लू पॉटरी जो प्रसिद्ध है वो है जयपुर की, और विशेषकर कृपाल सिंह जी शेखावत इसके एक सिद्धस्थ कलाकार हैं जो कि ब्लू पॉटरी से संबंधित है। तो अगर देखिए आपको प्रश्न सुनते ही अगर आपके माइंड में उत्तर क्लिक हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अन्यथा आपको इस पाठ को 2 या 3 बार फिर से देखना चाहिए। तो ये था मित्रों कक्षा 11 की पुस्तक के अंतर्गत दिया गया पाठ 3। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप उसे क्रमानुसार देख सकते हैं। आपको अगर यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से आभार। जय भारत, जय हिंद। तो देखिए मित्रों, जिस प्रकार पौधों में हमें प्रतिदिन पानी देना होता है, पर फल सही मौसम में ही आते हैं, इसलिए जीवन में भी आप धैर्य बना के रखें, क्योंकि हर काम समय आने पर ही होता है। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि तैयारी कोई 1 या 2 महीनों में नहीं होती, ये तो एक सतत प्रक्रिया है, और निश्चित ही अगर समय आने पर आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। तो अपनी सफलता के पथ पर बढ़ते रहिए और अपना समय अध्ययन में लगा के रखिए। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।